हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे फ्रेंड, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो देखिए मैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ और प्लस जो है देखिए EWES यानी आर्मी पब्लिक स्कूल और KVS, इन सभी का जो पीजीटी है ज्योग्राफी, जिनका पीजीटी ज्योग्राफी है, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। सिर्फ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि नेट में थोड़े से क्वेश्चन टफ होते हैं। बट मैंने इसका क्वेश्चन भी आपको दिखाया था इसके पहले। आर्मी पब्लिक स्कूल का बिल्कुल नेट के क्वेश्चन के जैसे ही सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आप सभी के लिए सेट है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट 8 है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पर जाके 1 से 7 तक का जो प्रैक्टिस सेट है आप ज़रूर फ्रेंड्स देखें, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप जो है ना वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूजीसी नेट ज्योग्राफी एंड AWES एंड आर्मी पब्लिक स्कूल के जो पीजीटी ज्योग्राफी का है उसके लिए, उसका भी ये प्रैक्टिस सेट है। एंड KVS पीजीटी के लिए है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है इन तीनों के लिए, क्योंकि जो है क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो सेम रहता है इसका, तो इसलिए ये तीनों के लिए कंपलसरी है। तो आप किसी भी पेपर के लिए अगर आप तैयारी करें तो ये जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुमारी क्या है? कुमारी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में प्रचलित स्थानांतरण कृषि है। आंध्र प्रदेश में प्रचलित कृषि पद्धति है। ओडिशा में प्रचलित कृषि पद्धति है। केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका डी, केरल जो है केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया है। मोरिकल्चर व्यापारिक उद्देश्य समुद्री जीवों के उत्पादन की एक क्रिया है, और विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथन में जो सही है वो हो जाएगा ए, यानी केवल एक सही है, यानी केवल एक सही है। यानी सिल्वीकल्चर जो है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं मोरिकल्चर जो है, ये मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है। क्या है? रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है। और विटीकल्चर जो है ये अंगूरों के व्यापारिक स्तर पर स्तर पर उत्पादन से संबंधित है। किस चीज़ के लिए है? विटीकल्चर अंगूर के लिए है, ठीक है, ना कि मछली पालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन की कौन सी विशेष कृषि पद्धति प्रचलित है? तो जो मधु पालन के लिए सबसे जो विशेष है वो क्या होगा? सेरिकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। तो मैंने जो है, तो फ्रेंड्स इसका जो है सी हो जाएगा, यानी एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन की विशेष कृषि पद्धति को हम एपीकल्चर कहते हैं। यानी मधुमक्खी पालन के लिए जो है, मधुमक्खी जब पालन करते हैं शहद उत्पादन के लिए, उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। तो मैंने देखिए इसका जो है ना ये इकोनॉमिक्स का करवाया है, तो वो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे जितने भी कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करता है वो मैंने करवाया है, तो आप वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने 1 से 25 क्वेश्चन करवाए, तो आप उसको पहले देख ले, उसके बाद से इसमें क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए बोला रोम में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या लागोस में। तो जो उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान है ये कहाँ है? लागोस में है। कहाँ है? लागोस में। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया में स्थित है। लागोस कहाँ है? नाइजीरिया में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित संस्थान? देखिए संस्थान है, एक तरफ देश है। खाद्य एवं कृषि संगठन, और इसका है जेनेवा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा
वो देखिए सी, ये सही है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है वाशिंगटन डीसी, ये बिल्कुल सही है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये जेनेवा नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा रोम। क्या होगा? रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? रोम में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, इसका हो जाए, ये हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, इसका जेनेवा हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है मनीला होगा। क्या होगा? मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और 2, फिर इसमें भी आपको मिलान करना है। क्रांतियां हैं और संबंधित क्षेत्र है, मैंने क्रांति भी उसमें करवाया है, तो आप एक बार जरूर देखें। नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति, सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है, कौन सी क्रांति क्या होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए काफ़ी उपयोगी है। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन के लिए है। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए है। और सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन के लिए है। किसकी उत्पादन के लिए? फल। संपर्क क्रांति किससे संबंधित है? तो जो संपर्क क्रांति है वो लंबी दूरी के रेल संपर्क स्थापित करने से संबंधित है। किससे है? लंबी दूरी के रेल उत्पादन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, निम्नलिखित में से विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए मछली पकड़ने का प्रशांत महासागर का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है ना, प्रशांत महासागर का, ये बहुत ज़्यादा जो है क्या है, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, साल्विन एवं मेंकांग जैसी बड़ी नदियां कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है वो तिब्बत पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत पठार से। तिब्बत जो है संसार का सबसे ऊंचा पठार है, जो अब चीन के अधिकार में है। यहाँ यहीं से विश्व की कई बड़ी नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और शाल्विन और मेकांग जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जो है वो जापान को कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। जापान को निप्पन, सूर्योदय का देश, सुकुमार, फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। यानी जापान को निप्पन, सूर्योदय का देश, सुकुमार, फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसमें लगभग जो है 3900 द्वीप है। कितने हैं? 3900 द्वीप है, जिनमें केवल 4 बड़े आकार के द्वीप हैं, होन्शु, होंडो, क्यूशु और सिकोकू। होन्शु द्वीप में ही जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है, जिसमें जापान की प्रमुख औद्योगिक पेटी है। टोक्यो जापान की राजधानी है, जो होन्शु द्वीप में है। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है, और वो कौन से द्वीप में है? होन्शु द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, चीन में स्थित प्रमुख नदियों में किसे पीली नदी कहते हैं? फर्स्ट, यांगटिशियांग, शिकियांग, हांगो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी हांगो। चीन में स्थित प्रमुख नदियों में हांगो को पीली नदी कहते हैं। चीन के प्रमुख नदियों में यांगटिशियांग, शिकियांग और हांगो है। इनमें हांगो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इससे पीली नदी भी कहा जाता है। यांगटिशियांग के मुहाने पर स्थित समुद्र पीला सागर कहलाता है। पोढ़ाई और चीहली की खाड़ी इसी का भाग है, जिसमें हांगो नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, और हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 36 का? तो देखिए ये 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदी के बीच है। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है। सुंदरी वन की अधिकता से यह वन सुंदर वन कहलाता है, और हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का लंदन कहा जाता है। किसको? कोलकाता बंदरगाह को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है जहां इसका स्थानीय नाम सांगपो है। पासीघाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। सुबनसिरी, जिया, भरेली, धनश्री और पुथिमारी, बगलादिया और मानस इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये 1, 2, 3, तो इसका ये तीनों सही है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यानी ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है जहां इसका स्थानीय नाम सांगपो है, बिल्कुल सही है। पासीघाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और सुबनसिरी, जिया, भरेली, धनश्री, पुथिमारी, बगलादिया और मानस इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइकोराइजा, चीर, आर्कियड, लीची आदि पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ईस्ट क्यूकर, राइजोप्स और पेनिसिलियम मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। तो 39 का दोनों ही सही है, यानी जो है इसका हो जाएगा ए और दो दोनों सही है। यानी जो है कवक का किसी पौधे के जड़ के साथ सहजीवन यानी माइकोसाइजा कहलाता है। और माइकोराइजा, चीर, आर्किड, लीची आदि पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और पौधों का सड़े गले पदार्थों का उगना तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना जो होता है वो क्या होता है? गुण मृतोपजीवी कहलाता है। ये पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं। मृतोपजीवी के अंतर्गत विभिन्न कवक जैसे ईस्ट, म्यूक, राइजोम्स और पेनिसिलियम आदि आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ईस्ट, म्यूकर, आर्कियड या नेपेथीस? तो जो कीटभक्षी है ना वो नेपेथीस है। क्या है? नेपेथीस। कीटभक्षक पौधे अपने नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इसमें ड्रोसेरा, नेपेथीस तथा डायोनीमा जो है वो प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। वर्ष है और स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपको देखिए मिलान करना है कि कौन सा सही है। दिया है सन 1971। ठीक है। 1971 में स्त्री साक्षरता 29.76 यहाँ दिया है। 1981 में 21.97। सन 19 तो उपरोक्त में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है ये बोल रहा है। तो इसमें देखिए जो सही सुमेलित है ना वो हो जाएगा डी। यानी 1991 में जो स्त्री साक्षरता था वो 39.29 था। और 2001 में जो स्त्री साक्षरता था वो 53.67 था। और 2011 में स्त्री साक्षरता कितना था? 64.60। क्या था? 64.60। 1971 में स्त्री साक्षरता जो था 21.97 था। और 1981 में 29.76% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। सन 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष साक्षर निम्नलिखित राज्यों का उनकी साक्षरता के अनुसार अवरोही क्रम क्या होगा? उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। केरल, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार शीर्ष जो साक्षर था यानी सबसे ज़्यादा एडुकेटेड जो है कौन सा राज्य है? तो अब इसका ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं इसका सबसे पहले केरल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो है साक्षरता वो सबसे अधिक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा सी, यानी केरल, मिजोरम। ठीक है। केरल में कितना था? 94, मिजोरम में 91.3, गोवा में 88.7 और त्रिपुरा में 87.2 और हिमाचल प्रदेश में 82.8%।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दिल्ली में पाई जाती है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम स्त्री साक्षरता बिहार में पाई जाती है। तो उपरोक्त में से देखिए कौन सा जो है वो सही है बोल रहा है। तो इसका जो सही होगा वो सी हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो है वो सही है, 1 और 3 सही है। यानी 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता बिहार में पाई जाती है। यहाँ पर 61.8, ठीक है, 61.8% व्यक्ति साक्षर है। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में यानी 91.8% पाई जाती है, जबकि न्यूनतम पुरुष और स्त्री साक्षरता भी बिहार राज्य में ही पाई जाती है। ठीक है, यहाँ दिल्ली बोला तो यहाँ लक्षद्वीप हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है, इसीलिए 1 और 3 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। देखिए बोल रहा है कि जो देश सन 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2 उच्च साक्षर जिले अलीराजपुर एवं बीजापुर हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार देश के 2 न्यूनतम साक्षर जिले क्रमशः सरचीप एवं अजावल है। तो इसमें केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। यानी सन 2011 के जनगणना के अनुसार देश के 2 उच्च साक्षर जिले अलीराजपुर एवं बीजापुर है, और ये जो है ये गलत है, क्योंकि सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में मिजोरम राज्य का 2 उच्च साक्षर जिला क्रमशः सरचीप और अजावल, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सरचीप और अजावल है, जिनकी साक्षरता क्रमशः क्या था 98.76% और 98.50% है। इसी प्रकार इसी जनगणना के अनुसार देश के 2 न्यूनतम साक्षर जिले क्रमशः क्या थे, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर एवं छत्तीसगढ़ के बीजापुर हैं, जिनकी साक्षरता क्रमशः तो यानी अलीराजपुर का 37.22 और बीजापुर का हो जाएगा 41% साक्षरता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। सन 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर सन 1991 से 2001 के दशक में जनघनत्व 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और सन 2001 से 11 के दशक में जनघनत्व में 60% प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इन तीनों में जो है क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा 45 का। तो इसमें देखिए बोल रहा है केवल 1 और केवल 2 जो है यानी ए सही है। देखिए सन 2011 के जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं सन 1991 से 2001 के दशक में जनघनत्व में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जबकि सन 2001 से 2011 के दशक में जनघनत्व में यहाँ 60 बोल रहा है, यहाँ क्या होता 57 होता, 57 प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है जनघनत्व में, 57% की वृद्धि हुई है, 57 प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2011 की अंतिम जनगणना आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर सन 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सन 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो इसमें से कौन से कथन सत्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो सत्य है वो 1 और 2 सत्य है, यानी 2011 के अंतिम जनगणना आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ये बिल्कुल सही है। वहीं बिहार में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी
जनगणना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यहाँ बोल रहा है 60, तो यहाँ 60 नहीं होगा फ्रेंड्स, 60 की जगह हो जाएगा 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्यूअर बहुत होते हैं बट लाइक जो है बहुत कम होता है, तो आप लाइक कर दो अगर आपको पसंद है, तो नहीं पसंद तो डिसलाइक कर दो। और फ्रेंड्स जो है आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि आप जानते हैं शेयर इज़ केयरिंग होता है। देखिए नेक्स्ट 47 में देखते हैं। सन 2011 जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले क्रमशः थाने और उत्तरी 24 परगना हैं, ठीक है। और सन 2011 के जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम जनघनत्व वाले 2 जिले क्रमशः क्या है, दिबांग घाटी एवं अंजाव है बोल रहा है। तो बोल रहा है केवल एक सही है, 1 2 ना क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में इसमें देखिए ए और 2, ठीक है, दोनों ही सही है, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार जो है देश में सर्वाधिक आबादी वाले 2 जिले से थाने, महाराष्ट्र का थाने है और पश्चिम बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का क्या है 24 परगना है। देश में न्यूनतम आबादी वाले 2 जिले क्रमशः क्या है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और अंजाव, ये अरुणाचल प्रदेश का है, दिबांग घाटी और अंजाव ये 2 थे, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उसी वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को संशोधित जन्म दर कहते हैं। अपंजीकृत बच्चों को जन्म दर में सम्मिलित करने के लिए संशोधन के रूप में पंजीकृत कुल बच्चों में 5% जोड़ देते हैं। इस प्रकार आकलित जन्म दर को अशोधित जन्म दर कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए बोल रहा है कि केवल 1 सही है, 2 सही है, केवल 1 और 2, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो हो जाएगा वो ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है, क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि किसी वर्ष बोल रहा है। तो देखिए किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या और उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को हम लोग यहाँ बोल रहा है क्या, संशोधित बोलते हैं, नहीं अशोधित जन्म दर कहते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अशोधित जन्म दर कहते हैं। अर्थात ऐसे जन्मे बच्चे जो पंजीकृत नहीं है अशोधित जन्म दर में नहीं आते। अतः अपंजीकृत बच्चों की जन्म दर में सम्मिलित करने के लिए संशोधन के रूप में पंजीकृत कुल बच्चों में 5% और जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आकलित जन्म दर को संशोधित जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये इसका क्लेरिफिकेशन समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए भारत में सन 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। सन 1981, 1991 और 2001 के जनगणना में साक्षर दर की गणना में 5 वर्ष या उससे अधिक 5% आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है, क्या होगा, केवल 1 सही है, 2 सही है। तो ऑप्शन आप देख रहे हो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 देखिए, क्योंकि भारत में जो है भारत में सन 1951, ठीक है, 1961, 1971 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय 5 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया था, जबकि सन 1981, 1991 और 2001 की जनगणना में साक्षरता दर में, ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्ष में अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक संवृद्धि कहलाती है। दूसरा है सकल पुनरुत्पादन दर प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों की मात्र बालिका जन्म दर पर आधारित आयु विशिष्ट प्रजनन दरों का योग होता है। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, यानी 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर कहलाता है, जबकि सकल
उत्पादन दर प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों की मात्र बालिका जन्म दर आधारित आयु विशिष्ट प्रजनन दरों का योग है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप जानते हैं कि अभी ज्योग्राफी सेकंड पेपर जो 2 है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का बात कर लो, केवीएस का बात कर लो, या फिर आप AWES यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का बात कर लो, तो इसमें इतना क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको जो है 25 करके सेट करके करवा रही हूँ। इसके पहले मैंने 25 करवाया था और आज मैं आपको 25 करवाई, तो यानी 50 क्वेश्चन हो गए। तो इस सीरीज़ का जो है और जो है 100 तक वो नेक्स्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल का भी प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रही हूँ। जो पार्ट ए है, जो सभी के लिए कंपलसरी है, PGT, TGT एंड PRT के लिए, तो मैं वो आप लोगों को करवा रही हूँ, तो आप वो ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।